स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। आज हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं। मैं कहूँगा एग्रीकल्चर क्रेडिट से जुड़ा हुआ डिस्कशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी चर्चा का विषय है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। 2,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की एलोकेशन हुई है टुवर्ड्स कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो इस डिस्कशन में हम लोग इस खबर के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर दीज पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, क्या इनका महत्व है हमारी रूरल इकोनॉमी में, हम लोग जानेंगे। उसके बाद इस डिसीजन के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे ये मदद करेगा टुवर्ड्स अवेलेबिलिटी ऑफ रूरल क्रेडिट, ये हम लोग चर्चा करने वाले। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में। हाल ही में कैबिनेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जहां पे 2,516 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है टुवर्ड्स कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। अगले 5 सालों में 2,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्चा किया जाएगा towards computerizing 63,000 primary agricultural cooperative societies। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग ये पैक्स है क्या, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी का मतलब क्या है। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप एक ग्रामीण भाग से रूरल भाग में, तो आपने कुछ इस तरह की सोसाइटी या सोसाइटी की बिल्डिंग जरूर देखी होगी। पैक्स सबसे बेसिक या फिर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ क्रेडिट एज एन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये काम करते हैं ग्राम पंचायत या फिर विलेज लेवल पे। बेसिकली ग्रामीण भागों में क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनती हैं। देखिए, हमारे देश में पहले से ही हम लोगों ने देखा है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, राइट। इसी की वजह से हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार ज़मींदार, लैंडलॉर्ड हो, अवेलेबिलिटी क्रेडिट की नहीं है तो क्या होगा, किसान ज़मींदार या लैंडलॉर्ड के पास चले जाएंगे, तो वहाँ से वो लोग उधार ले लेंगे, क्योंकि यार अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है। अगर समझ ले इनपुट के पैसे नहीं है तो आपने लैंडलॉर्ड के पास से ले लिए, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, बहुत भारी उस पर ब्याज लगाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता हुआ जाएगा। रूरल इंडेटेडनेस इसी की वजह से बढ़ती है और लैंडलॉर्ड इवेंचुअली उस किसान की ज़मीन जब्त कर लेगा। इस तरह की केसेस आपने बहुत देखी होंगी पहले, एटलीस्ट 50 साल पहले तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट केस था। अब धीरे धीरे इंडिया में क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बन चुकी है। Packs are considered as ultimate link, final link between the rural population and the higher agencies। क्यों? देखिए, हायर एजेंसीज, हमारे देश में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? सेंट्रल बैंक RBI, विच एक्ट्स एज अ रेगुलेटर। इसके नीचे आप देखोगे तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आएंगे, उसके बाद आपको अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, उसके नीचे आपको मिलेंगे ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अगर हम लोग कोऑपरेटिव क्रेडिट की बात करें, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे, देखिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। वी नो दिस। अर्बन एरियाज में भी आपने अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स देखे होंगे, लेकिन
ग्रामीण भागों में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आपको दो तरह के मिलते हैं, एक जो लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिट आपको देते हैं, दूसरे शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं। अब लॉन्ग टर्म क्रेडिट या फिर लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस आर द स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स आपको मिलेंगे। लेकिन ग्रामीण भागों में शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए, जैसे अभी खरीफ का सीजन चल रहा है, समझ लीजिए मैं एक किसान हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, इनपुट की ज़रूरत है। तो मैं क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा। किस तरह के क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आपको मिलेंगे? शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर में 3 इंस्टीट्यूशन मिलते हैं, 3 टियर स्ट्रक्चर। सबसे पहला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आपको मिलेंगे आपकी ग्रामीण भागों में, यू मस्ट हैव सीन योर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर आपने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी देखे होंगे, स्पेशली अगर आपके जिले में आपने नाम देखा होगा DCC बैंक करके होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मेरे जिले में तो है ही। इनके भी खुद के इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं विलेज लेवल, जैसे कि मेरे गांव में I do not find a primary agriculture credit society, but I do have a bank. DCC बैंक का एक छोटा सा एक ब्रांच है मेरे गांव में। This is the second tier. The third tier is the primary agricultural credit society. ये क्या है? These are basically the cooperatives which are set up by people, cooperative institutions जो local level पे आपको credit available कराते हैं, short term credit। तो primary agriculture cooperative credit societies है क्या? They are the lowest tier of short term cooperative credit। और हमारे देश में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 13 करोड़ फार्मर्स इसके मेंबर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 63,000 के आसपास रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। अनरजिस्टर्ड तो बहुत सारी होंगी, राइट। अब रजिस्टर्ड है मतलब 10 मेंबर अगर साथ में आ जाएंगे तो आप एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सेटअप कर सकते हो, पैसा इनपुट करके एक दूसरे की मदद कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल हेल्प भी आपको मिलती है, RBI हो, स्टेट बैंक्स हो, ये भी इनकी मदद करती है। तो पैक्स है क्या? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बेसिकली क्रेडिट एजेंसीज। ये समझ लीजिए एक छोटा सा मिनी बैंक है जो आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, वेयर हाउस फैसिलिटीज़। कई बार ये जो सोसाइटीज़ है इनकी खुद के वेयर हाउसेस भी होते हैं जहाँ पे आप अपना अनाज, अगर आपके पास स्टोरेज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप अपना अनाज यहाँ पे रख सकते हो। कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए, इनपुट्स खरीदने के लिए आपको क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं। अगर हमारे देश की बात करें, अभी फिलहाल प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो लोन जाता है 3 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर्स यहाँ पे लोन अवेल कर चुके हैं अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड। अगर हम लोग इन लोन्स को भी थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देखेंगे तो हमें पता चलता है कि 95% ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स आर गिवन टू whom? आर गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये पूरी डिस्कशन हम लोगों ने क्यों की? इस पूरे डिस्कशन का उद्देश्य क्या था? ये समझने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज एक बहुत ही ज़रूरी पायदान है, एक बहुत ही ज़रूरी टियर है फॉर मेकिंग अवेलेबल दी रूरल क्रेडिट। और मैंने आपको बताया कि रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनलाइज रूरल क्रेडिट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वही लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम, वही ज़मींदार की प्रॉब्लम और वही रूरल इंडेटेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसको एलिमिनेट करने में मदद करते हैं हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। आई होप कि आपको इंपॉर्टेंस पता चल चुका है पैक्स का। अब बात करते हैं डिसीजन के बारे में। सरकार ने, कैबिनेट ने अभी डिसीजन लिया है कि कंप्यूटराइजेशन करेंगे वो 63,000 फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो भी रजिस्टर्ड है। इसके लिए बजट अलोकेट हो चुका है 2516 करोड़ का, जिसमें से केंद्र सरकार का शेयर होगा 1528 करोड़। अगले 5 सालों में इतने पैसे खर्च किए जाएंगे फॉर कंप्यूटराइजिंग दीज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एक्चुअल में मदद करेगा या नहीं, यानी कि कंप्यूटराइजेशन, विल दिस हेल्प द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज और नॉट? देखिए, मदद करेगा या नहीं ये समझने के लिए हमें इन क्रेडिट सोसाइटीज़ के प्रॉब्लम्स को पहले समझना पड़ेगा। इनकी क्या प्रॉब्लम्स है? देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है इसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि दिस माइट नॉट बी सॉल्व बाय कंप्यूटराइजेशन। क्यों? बिकॉज देर आर लेस नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटीज इन इंडिया ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा की एलोकेशन अनाउंस हुई है, जो 63,000 पैक्स को कंप्यूटराइज करेंगे। अब 63,000 एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज,
कितने ग्राम पंचायत होंगे इंडिया में? अगर मैं अप्रोक्सीमेट नंबर भी ले लूं तो दिस वुड बी क्लोज टू 2.5 लाख, 2.5 लाख के भी ऊपर इंडिया में ग्राम पंचायत है और केवल 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से। दिस मीन्स द नंबर ऑफ पैक्स देमसेल्व्स आर लेस। तो यहाँ पे ये नंबर पहले बढ़ाने की जरूरत है, उसके बाद उन्हें भी कंप्यूटराइज करने की जरूरत है। सो प्रोबेबली दिस ऑन दिस फर्स्ट पॉइंटर कंप्यूटराइजेशन माइट नॉट हेल्प, बट ऑन ऑल द अदर फ्रेंड्स कंप्यूटराइजेशन विल हेल्प। क्यों? क्योंकि जितने भी पैक्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें लो लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन तो है ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुअर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होती है, कई जगह पे तो कंप्यूटर्स है ही नहीं और बहुत सारी जगह पे ये लोग बुक कीपिंग काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं, राइट, पेपर पेन वाला मेथड है जिससे कि इंफॉर्मेशन होती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पैसा आपके पास कम है, लोगों को क्रेडिट चाहिए लेकिन आपके पास अंडर फाइनेंस्ड आपकी सोसाइटी है तो आप क्रेडिट नहीं दे पा रहे हो। और कई जगह पे ऐसा है कि आपकी ओवर फाइनेंसिंग है, पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन लोगों को उतना पैसा नहीं चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक स्टीरियोटाइपिंग हो चुकी है इन क्रेडिट सोसाइटीज़ की कि दे आर कंसिडर्ड एज चैरिटी इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि जब लोन दिया जाता है यहाँ पे डिसबर्सल के बाद कोई फॉलोअप नहीं होता है। बट स्ट्रेंजली ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ये गलत है, मैं कहूँगा बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि रूरल लेवल पे आपने एसएचजी मॉडल जरूर देखा होगा, एसएचजी मॉडल में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, बट नॉनदलेस बिकॉज ऑफ दिस स्टीरियोटाइपिंग अंडर फाइनेंसिंग के इशू आते हैं, यानी कि फंडिंग कम आती है। इसके अलावा लोन सैंक्शनिंग में भी कई बार डिले होती है क्योंकि आपको एक्सटेंसिव पेपर वर्क करना पड़ता है, सिंस द प्रोसेस इज नॉट कंप्यूटराइज, सिंस इट इज नॉट डिजिटाइज, दिस विल बी एन इशू। कई बार फंड जो अलोकेट हुए हैं डिवर्शन हो जाता है, करप्शन की प्रॉब्लम है, अगेन connected to the bookkeeping itself. There is lack of transparency, there is lack of professional management at many of the primary agricultural credit societies. और अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे, many of these problems will be rectified by computerization. वही करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन कंप्यूटराइजेशन की वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कंप्यूटराइजेशन अगर करेंगे तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पैक्स में कंप्यूटर्स नहीं है, फिर कंप्यूटराइज डेटा अवेलेबल नहीं होता। कई ऐसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जहाँ पे आपको कंप्यूटराइज डेटा वगैरह मिलेगा, डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, लेकिन एक कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम लाने की ज़रूरत है इन द डे टू डे बिजनेसेस। और यही उद्देश्य है इस पर्टिकुलर स्कीम का जो अभी सरकार ने अनाउंस किया है। यहाँ पे एक क्लाउड बेस्ड कॉमन सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स दिए जाएंगे, डेटा स्टोरेज के मेजर्स इन्हें बताए जाएंगे, हार्डवेयर सपोर्ट इन्हें दिया जाएगा, जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, कंप्यूटर्स हो, जो भी हार्डवेयर हो, इनपुट आउटपुट जो भी हार्डवेयर चाहिए वो सारी चीज़ें इन्हें दी जाएंगी और इन्हें सपोर्ट और ट्रेनिंग भी मिलेगी कैसे आपको डेटा को डिजिटलाइज करना है। जैसे ये डिजिटलाइज हो जाएंगे, इवेंचुअली ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ एक नोडल सर्विस डिलीवरी पॉइंट बनेंगे जहां पे जो भी रूरल सर्विसेज होंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हो गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, पीएम किसान, या फिर अलग जो इनपुट स्कीम्स हो गई, स्टेट की भी इनपुट स्कीम्स हो जाएंगी, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इनपुट स्कीम्स है फॉर फर्टिलाइजर्स, फॉर सीड्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम लोग पैक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर कंप्यूटराइजेशन हो जाएगी तो इवेंचुअली स्पीडी लोन्स मिल जाएंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, आसानी से ऑडिट की जा सकती है कि पैसा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और हम लोग अच्छी मैनेजमेंट कर सकेंगे, जिससे इवेंचुअली जिस नीडी पर्सन को क्रेडिट की ज़रूरत है, जिस किसान को ज़रूरत है, उसे वो पहुँचे, वो टाइमली पहुँचे, ये चीज़ होगी। और जब ये चीज़ होगी तो रूरल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी हमारी। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स का प्रोग्राम हो और आशा करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो। इसके ऊपर अगर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट श्योरली ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @Rahul Sai 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन Instagram। आई डू रिप्लाई ऑन Saturdays एंड Sundays। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।